तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं किरण जुनेजा। संगीत किसी भी देश, किसी भी प्रांत का हो, संगीत की परिभाषा तो है शक्ति, भक्ति और आनंद। तो आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो संगीतकार हैं। आइए उनका पहले एवी देखते हैं। संगीत की दुनिया में अपना परचम लहराने वाले पद्मश्री डॉक्टर अनूप जलोटा भजन सम्राट की उपाधि से जाने जाते हैं। ये शाम चौरसिया घराना पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनकी जन्मभूमि थी नैनीताल। अनूप जलोटा ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। इनके पिता श्री पुरुषोत्तम नाथ जलोटा भी भजन गाया करते थे। अनूप जलोटा के पिता ही इनके पहले गुरु थे। इनकी गायकी में प्रभु भक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। अनूप जलोटा का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। भजन के अलावा इन्होंने गजलें और गीत भी गाए हैं। अनूप जलोटा के कुछ मशहूर भजन हैं ऐसी लागी लगन, चंदरिया भीनी रे भीनी, रंग दे चुनरिया, मैंने ही माखन खायो, जग में सुंदर हैं दो नाम। अनूप जलोटा ने भगवत गीता और रामचरितमानस भी गाया है। सिनेमा जगत में अनूप जलोटा ने हिंदी और भोजपुरी फिल्में प्रोड्यूस की हैं और अब आप जल्दी ही अनूप जलोटा को पर्दे पर भी देखेंगे, एक एक्टर के तौर पर। तो आइए खुद अनूप जलोटा से जानते हैं कैसा रहा इनका कोशिश से कामयाबी तक का ये सुरीला, संगीतमय, भक्तिमय सफर। भक्ति संगीत का पर्याय है अनूप जलोटा। आइए अब उनसे मुलाकात करते हैं। अनूप जी नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं? बहुत अच्छी। आप कैसे हैं? आइए। बहुत खुशी हो रही है आपको इस शो में देख के, क्योंकि मैं बहुत एंजॉय करता हूँ ये शो। जब देखता हूँ जी, बहुत अच्छा पेश करती हैं आप इसे। थैंक यू सो मच। और मैं आपके संगीत के बारे में यही कह सकती हूँ कि आप बहुत 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 अच्छा गाते हैं और भक्ति संगीत तो कमाल का गाते गॉड हैं। इज काइंड। तो अनूप जी, आप एक्वेरियन हैं? मैं लियो हूँ। आप लियो। 29 जुलाई 1953। 1953 में आपका जन्म हुआ। अच्छा, तो ये बताइए कि आप तो सिर्फ 7 साल के थे जब आपने ट्रेनिंग शुरू की और आपके फादर ने ही आपको ट्रेन किया, तो ये कैसे हुआ? अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि मेरे मम्मी डैडी वो गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल घूमने गए थे। तो नैनीताल बड़ा खूबसूरत हिल स्टेशन है जी। तो उन दिनों मैं अपनी माँ के गर्भ में था, पेट में था जी। तो मैंने भी अंदर से नैनीताल देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बाहर आ गया। अच्छा, तो नैनीताल में ही आपकी पैदाइश हो गई? हाँ। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार यहीं पैदा हो जाते हैं। और फिर वो मुझे लेकर लखनऊ आ गए जी। तो हम लखनऊ में 20 साल रहे, पिताजी से भी सीखा और भातखंडे संगीत महाविद्यालय में जाता था, वहाँ से संगीत मध्यमा किया। लेकिन विधिवत जो संगीत सीखा है वो मैंने अपने पिताजी से सीखा है। यही कारण है कि जब लोग मेरा गाना सुनते हैं तो उनको मेरे पिताजी के गायन की झलक उसमें नज़र आती है। जी जी। तो 7 साल की उम्र में आपने सीखना तो शुरू कर दिया, लेकिन ये बताइए कि एक्चुअली ऑडियंस के सामने पहली बार आपने कब गाया? और उन्हीं दिनों परफॉर्मेंस भी शुरू कर दिया था। बचपन में ही शुरू? 7 साल की उम्र में सीखना और स्टेज पे गाना शुरू कर दिया। तो पुरुषोत्तम दास जी के साथ आप जाते थे? बिल्कुल, गाने उनके पे, और उनके साथ थे, बैठ के गाते थे? पीछे बैठते थे। फिर जैसे जैसे थोड़े हम बड़े हुए फिर मैंने तानपुरा भी उनके साथ बजाना शुरू किया और पीछे पीछे गाना शुरू किया। तो 7 साल की एज में एक बार लखनऊ में प्रोग्राम हो रहा था पुलिस लाइन्स का, जन्माष्टमी का जी। अब ये पुलिस लाइन्स जितनी है उसमें जन्माष्टमी हमेशा मनाई जाती है। वो इसलिए मनाई जाती है कि कृष्ण जो थे वो जेल में ही पैदा हुए थे जी। तो
तो इसलिए पुलिस वाले बहुत उसको सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा। जेल में पैदा हुआ था ना, तो जेल में बहुत मनाई जाती है। तो इसी तरह पुलिस लाइन्स का प्रोग्राम था, तो मैं पिताजी के साथ बैठा गा रहा था, तो पिताजी ने मुझे कहा आज तुम अकेले गाओ, तो मुझे बैठा दिया सामने। अब हमारे साथ इतने बड़े तबला नवाज मुन्ने खान साहब तबला बजा रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने वो भजन गाया, ठुमक की चलत रामचंद्र बाजत पैचनिया, वो मेरी शुरुआत थी। अच्छा, ये बताइए कि म्यूज़िकल परिवार में आप पैदा हुए, फादर बहुत अच्छे सिंगर थे और भजन वो भी बहुत अच्छा गाते थे, तो आपका जो बचपन में जो ट्रेनिंग थी वो आपने ज़्यादातर भजन ही गाए या दूसरी तरह के गानों में भी आपका इंटरेस्ट था? मैं पहले क्लासिकल सीखता था, क्लासिकल गाता था, लेकिन मैंने ये देखा कि अगर संगीत को और पॉपुलर करना है तो उसके लिए लाइट म्यूज़िक का सहारा लेना पड़ता। तो मैंने फिल्मी गाने शुरू कर दिए, किशोर कुमार के गाने बहुत गाते थे। हाँ। बहुत पसंद है मुझे किशोर कुमार के गाने, और साथ में गज़लें, भजन। तो मेरा जो सबसे पहला एल्बम बना था वो गज़ल का बना था जी, और वो गज़लें लोगों ने बहुत पसंद की, लेकिन कुछ भजन ज़्यादा चल पड़े। हाँ। कुछ मैं भी भजन ज़्यादा एंजॉय करता हूँ गाना। हाँ। तो इसलिए भजन में मेरा नाम ज़्यादा हो गया। कॉलेज में तो आप बहुत फिल्मों के गाने ही गाते थे, और वही गा के तो पास हुए, बीए उसी से किया। अच्छा, मतलब टीचर्स ने आपको एग्जाम में नंबर दे दिए क्योंकि ये बहुत अच्छा गाते हैं? घर बुला लेते थे। अच्छा, ये 2 भजन सुना दो, कितने नंबर से ये बताओ। ओह, करप्शन का केस हो जाएगा ये तो। कर दीजिए ना, कर दीजिए, अब तो पुरानी बात हो गई। अच्छा, तो बम्बई आना कैसे हुआ? मुंबई जो आज हम ऐसे कहते आना हैं। हुआ कि पहले मेरे पिताजी 1970 में यहाँ आ गए थे, और यहाँ उन्होंने अपने प्रोग्राम्स करना शुरू कर दिए थे, अपना घर ले लिया था कोलाबा में। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा हुआ था कि तुम तभी आ सकते हो जब तुम ग्रेजुएशन कर लो, बीए करने के बाद ही आ सकते हो। तो मैंने फटाफट बीए कंप्लीट किया 1973 में, और मैं यहाँ आ गया। और यहाँ आके मैंने ऑल इंडिया रेडियो में कोरस सिंगर की तरह नौकरी की। अच्छा, तो आई वॉज वन ऑफ द 30 सिंगर्स, एक कोरल ग्रुप था जी, उसमें मैं गाता था जी, और मेरी तनख्वाह थी 320 रुपये महीना। कौन से साल की बात कर रहे हैं? 1974। माय गॉड, ओके। तो तब से मैं कुछ 2-2.5 साल वो मैंने नौकरी की। उसके बाद धीरे धीरे मुझे कुछ लोगों ने सुना, पसंद किया। एक फिल्म बन रही थी शिरडी के साईं बाबा जी, मनोज कुमार जी बना रहे थे। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे कहा यार इसमें तुम गाओ। हाँ। तो मैंने उसमें 4 गाने गाए। अच्छा। और वहाँ से मुझे लोगों ने पहचानना शुरू किया। तो मुझ पर शिरडी बाबा की बहुत कृपा हुई है, और मेरे जो फिल्म के गॉडफादर हैं वो मनोज कुमार जी हैं। खैर, वो तो पेट्रियाटिक फिल्म भी बहुत बनाते थे। कितना काम किया, बहुत अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई हैं। अच्छा, ये बताइए कि देखा जाता है कि हमारे देश में जो भक्ति के गाने होते हैं, ज़्यादातर जो हम मंदिरों में या जो घर पे सत्संग वगैरह होती है उसमें सुनते हैं, तो वो फिल्मी गानों की धुन पे बनाए जाते हैं। तो उसको आपने कैसे ब्रेक किया? क्योंकि नॉर्मली तो उन्हीं धुनों पे गाए जाते हैं गाने। एक्चुअली क्या है कि जो लोग क्रिएटिव नहीं है वो कहते हैं कि उन्हीं गानों पे गा देते हैं। उनको उतना पता नहीं है कि और शायद क्योंकि सुनी हुई धुन होती है तो आसान हो जाता है उससे गाना। वो उन गानों से तो नाम नहीं होता ना। अब जैसे एक आदमी माता का भजन गा रहा था कि मंदिर के पीछे क्या है, मंदिर के पीछे, तो मैंने उसे कहा यार मुझे माधुरी दीक्षित की याद आ रही है। तो कोशिश ये करिए कि कुछ ऐसी चीज़ें गाइए जिससे कि वो चीज़ें याद ना आए, भगवान का नाम याद आए। तो हमने गानों की नई धुनें शुरू की बनाना, जैसे ऐसी लागी लगन, जग में सुंदर है 2 नाम। तो ये सब बनाने से लोगों का ध्यान सिर्फ उसी तरफ रहता है, दूसरी तरफ नहीं जाता है। सही बात कही आपने। इसके अलावा आपने गज़लें भी बहुत गाई हैं, फिल्मों के गाने भी बहुत गाए हैं। तो गज़ल के क्षेत्र में जो आपने पहली बार जो गज़ल गाई वो कौन सी थी? मेरी पहली गज़ल जो थी वो बहुत मशहूर हुई, चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। राज इलाहाबादी साहब का कलाम है, और वो एल्बम बहुत चला। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि एक भजन का एल्बम मेरा बीच में आ गया, उसका नाम था भजन संध्या। उसने कोई तूफान मचा दिया, वो घर घर पहुंच गया। उसमें ऐसी लागी लगन, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, इस तरह के गाने थे जो हाउस होल्ड म्यूज़िक बन गया, जो लोग रोज़ सुनते थे हर घर में। तो उससे जो मेरा नाम हुआ, तो मेरी गज़ल गायकी थोड़ा पीछे रह गई और भजन आगे। तो मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं था कि ठीक है, नाम इंसान का होना चाहिए संगीत के क्षेत्र में, चाहे वो गीत गा के गए हो, भजन गा के हो, गज़ल गा के हो। मुझे भजन से ज़्यादा नाम मिला है।
अच्छा, हिंदी के अलावा कौन सी भाषा में आपने गाना, मुझे मालूम है कि आप बांग्ला गाने आपने बहुत गाए हैं। 9 भाषाओं में गाया है। हाँ, लेकिन बंगाली से आपका कुछ ज़्यादा ही बंगाली में ज़्यादा गाया है। हाँ, बंगाली भाषा मुझे बहुत पसंद है। हाँ। बचपन में मेरे कुछ दोस्त थे बंगाली, हाँ। वो मेरे साथ गाना भी गाते थे। उनमें एक सुमना रॉय थी, अंजना चटर्जी, और तो कई ऐसे सिंगर्स जिनके साथ मैं गाता था। झूठ बोले कौवा काटे और हम तुम कमरे में बंद हो, हाँ। ये इस तरह के गाने गाते थे। और वो बंगाली फैमिलीज के थी, तो हम वहाँ जाया करते थे, तो हमको बंगाली गाने बहुत अच्छे लगने लगे। तो मेरे करीब 25 बंगाली एल्बम्स हैं, जिसमें तो मैं बंगाल मैंने कहा सबसे ज्यादा आपने बंगाली में। तो मैं कभी कलकत्ता में एयरपोर्ट पे उतरता हूँ तो लोग मुझसे बंगाली में बात करना शुरू हो जाते हैं, उनको तो बंगाली होगा। पर आप बोल ही लेते, आपने एक फिल्म भी की बंगाली में। करी मैंने, वो लेकिन डायलॉग डब करवाए थे। मैं बोल नहीं पाता बंगाली इतनी अच्छी, लेकिन जब गाता हूँ तो हिंदी में लिख के अच्छी तरह याद करके गा लेता हूँ। मैंने भी एक फिल्म की थी बंगाली में बहुत साल पहले, डबल रोल प्ले किया था। नहीं, वही हमारा भी यही था कि हमने याद करके बोल लिया था और बाद में उन्होंने डब कर दिया था, बट द फिल्म वाज वेरी सक्सेसफुल। हमारी फिल्म थी भ्रांतो पथिक। हाँ, तो उसमें मैं हीरो था। अच्छा, एक तो बांग्ला बोलती बेशी नाय। আমি বুঝতে পারি, বলতে পারি না, একটু অসুবিধা আছে। अच्छा बोल लेते हैं आप, तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं। अच्छा, ये बताइए फिर आगे की जर्नी कैसे हुई? मतलब कॉलेज में आपने फिल्मी गाने गाए और फिर बाहर उसके बाद आपने ऑल इंडिया रेडियो से अपना कार्यक्रम शुरू किया और फिर उसके बाद आपने ये रिकॉर्ड, पहली ब्रेक जो आपको, जैसे आपका रिकॉर्ड किए गए गाने और साईं बाबा फिल्म, हाँ, तो उसके बाद आपको एक जैसे भीड़ सी लग जाती है, इस तरह का कुछ हुआ या एक स्लो जर्नी थी? मुझे 8 साल लगे बम्बई में। वो जो पॉपुलैरिटी की चरम सीमा होती है तब वो उस पर पहुंचने में, 1973 में मैं आया और 81 में आई वाज नोन ऑल ओवर। इट टुक 8 years। उस 8 साल में हमने कोरल ग्रुप में गाया, जगह जगह कोरस, छोटे छोटे प्रोग्राम किए, कई जगह संगीत सिखाने चले जाते थे, 50 रुपए घंटा ले लिया और सिखा दिया। तो ये सब तो खर्चा निकालने की बातें थी उन दिनों। लेकिन ये स्ट्रगल इसको नहीं कह सकते। स्ट्रगल वर्ड जो है वो डिक्शनरी से हटा देना चाहिए, उसको स्ट्रगल को लिख देना चाहिए ट्रेनिंग पीरियड, क्योंकि वही दिन होते हैं इंसान को सीख पाता है। एक बार बिजी हो गया सीखना बंद हो जाता है। क्योंकि मुझे एक ही रिग्रेट है लाइफ में कि मेरा नाम ज़रा जल्दी हो गया। मुझे और 5 साल चाहिए थे सीखने के लिए, जो मैं तैयारी कर रहा था अपनी, लेकिन मेरा नाम इतनी जल्दी हो गया कि फिर वो सीखना स्लो प्रोसेस हो गया, कम हो गया। नहीं अनूप जी, कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक घर चाहिए, खर्चा चाहिए, पानी चाहिए, इतना बिजी हो जाता है काम करने में कि दूसरे काम करने में, नॉट जो आप करना चाहते हैं, कि उसे एक्चुअली अपना जो वो करना चाहता है, जैसे कि म्यूज़िक फील्ड है, उसके रियाज के लिए टाइम ही नहीं रह जाता। कई बार ऐसा भी होता है ज़िंदगी। मेरे साथ वही हुआ ना कि मेरा नाम इतना हो गया 1981 तक कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं अब बैठ के सीखूं, पिताजी के साथ बैठ के सीखूं। वो चीज़ें कम हो गई और दुनिया भर घूमने लगे। तो मुझे ये रिग्रेट है कि जल्दी नाम हुआ। जी जी, अनूप जी, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। मैं हूं किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं अनूप जलोटा जी से। तो अनूप जी बात कर रहे थे म्यूज़िक की, और आपने कहा कि कॉलेज में आप बहुत फिल्मी गाने गाते थे। हाँ, बहुत। तो भजन और गज़लें तो हम आपसे सुनेंगे ही, लेकिन शुरुआत करते हैं एक अच्छे चटपटे फिल्मी गाने से। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए,
को उसे कौन खिलाए। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा ये बताइए कि जब कॉलेज में आप ये कर रहे थे रियाज और ये गाने गा रहे थे, तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ था कि आप एक्चुअली इतने बड़े सिंगिंग स्टार मैं कहूँ बनेंगे, एंड स्पेशली भजन मुझे के ये तो वर्ल्ड में? पता था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा और सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि मेरे पिताजी ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल क्लासिकल सिंगर। लेकिन इतना होगा ये पता नहीं था कि मुझे आपके प्रोग्राम में भी आना पड़ेगा, ये पता नहीं था। लेकिन मैंने ये सुना है कि आपके फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, बहुत स्ट्रिक्ट और आपको बिल्कुल स्पेयर नहीं करते थे। मैंने तो 2-2 3-3 घंटे खड़ा करा बहुत देते थे। बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थे। कमरे में बंद कर देते थे हाँ। और कहते थे मैं 3 घंटे बाद कमरा खोलूंगा, हाँ। और सिर्फ सा गाना और रे नहीं गाना, एक सुर गाते रहना 3 घंटा। हाँ। तो इस तरह से वो सुर पक्के हुए, इस तरह उन्होंने सुर हमारे गले में पक्के बैठाए। हाँ। तो आज वही चीज़ हम कहते हैं कि कितनी अच्छी बात है, यही हम अब दूसरों को सिखाते हैं कि ऐसे क्या करो। अनूप जी, सुबह का वक्त है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम आपसे एक अच्छा सा भजन सुन लें। हाँ बिल्कुल, सुनिए। तो किरण जी, मैं आपको सुना रहा हूँ अपना सबसे प्रिय भजन, और यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जुगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, किरण हो गई मगन। आपका एक और गाना बहुत 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 पॉपुलर है, मैं नहीं माखन जी खाया। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। वो सुना दीजिए, उसके बाद हम आगे बातें जरूर करेंगे। सुनिए। मैया मोरी, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो, मैया मोरी, मैं कब माखन खायो री, मैया मोरी, मैं कब माखन खायो। ये भजन 25 मिनट का है, पूरा सुनाऊंगा तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपके घर आके ज़रूर सुनने वाली हूँ ये। जरूर। अच्छा, कनाडा में आपने 1984 में एक गज़ल के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि गुलाम अली साहब भी थे, मेहदी हसन भी थे, और आप भी थे। जी हाँ, जी हाँ। तो मतलब वो भी स्टॉलवर्ड्स हैं गज़ल में, एक किंग हैं, दोनों के दोनों रहे, और आपने उनके साथ टक्कर लेके गाना गाई गज़लें, और आपकी गज़लों को बहुत सराहा भी गया। तो वो लॉट में से कोई ऐसी गज़ल है जो हम सुन पाएंगे? देखिए, उन लोगों से टक्कर तो नहीं ली जा सकती, क्योंकि वो अपनी फील्ड के स्कूल हैं जी। लोग उनको सुन सुन के अपना करियर शुरू करते हैं। हाँ जी। कितने गज़ल सिंगर बने होंगे उनको सुन सुन के। लेकिन 3 आर्टिस्ट ने मिलके वो नहीं, एक मतलब तीनों को इक्वली अप्रिशिएट किया गया। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ था जी। तो उसमें एक गज़ल जो मैंने गाई थी आपको सुनाता हूँ। तुम्हारे शहर का मौसम, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, मैं एक शाम चुरा लूं
अगर बुरा न लगे तुम्हारे शहर का मौसम। कितनी इजीली आप कमर्शियल से भक्ति से गज़ल में आ गए। मज़ा आ गया ये सारे गाने मुझे आपसे भी ये सुनकर। सब गाने में इतना मज़ा आता है क्योंकि है तो सब स्वर ना, जी। संगीत ही है, जी। उसमें कुछ भी गाया जाए अच्छा लगता है। और कहते हैं कि उसकी कोई संगीत की कोई भाषा नहीं होती, इसीलिए आपने शायद बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाने बहुत गाए सी हैं। ये बंगाली तो मैंने बहुत गाया, आपको एक लाइन सुनाता हूँ। हाँ, एक ज़रूर, बंगाली बिल्कुल। गाने के देखिए। খেলিছো এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছো প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছো খেলিছো খেলিছো। बहुत खूब, बहुत खूब। थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी हमें बताइए। हाँ, ज़रूर। मेधा जी जो आपकी संगिनी रही बहुत साल तक, ये बताइए कि आप उन्हें कैसे मिले पहली बार? मेधा पंडित जसराज जी से संगीत सीखती थी, उस ग्रुप में थी, तो मैं एक दो बार उस ग्रुप में उसको मिला। एक दिन वो पूरे ग्रुप के साथ हमारे घर भी आई थी, लेकिन बस मिले, बात ख़त्म हो गई, भूल गए। फिर एक दिन मुझे नीलम मुखर्जी मिली, जॉय मुखर्जी साहब की वाइफ। तो एक दिन हम लोग खाना खा रहे थे, साथ बैठे, तो मैंने नीलम से पूछा क्या करती हो, समय कैसे व्यतीत करती हो? कहती मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ जुहू बीच। मैंने कहा अच्छा, किसके साथ जाती हो? कहती मैं मेधा के साथ जाती हूँ। मैंने कहा मेधा, वो याद आ गया मुझे। कहती हाँ उसके साथ जाती हूँ। मैंने कहा वो क्या कर रही है आजकल? तो नीलम ने बताया वो तो अकेले रहती है आजकल। मैंने कहा अच्छा उसका नंबर ज़रा देना मुझे। नंबर ले लिया और मैंने उसको फ़ोन किया, घर बुलाया और पहली मीटिंग में मैंने उसको प्रपोज कर दिया। रियली? फर्स्ट मीटिंग में। बट हाउ कम? मुझे लगा कि बस यही है, हाँ। यही है मेरे लिए। हाँ। और मैंने उसको प्रपोज कर दिया और उसने 10 दिन लिए सोचने में, इधर उधर पता लगाने में कि भाई बंदा ठीक है कि नहीं है। तो 10 दिन बाद उसने मुझे हाँ कहा और बस 10 दिन के बाद फिर हम साथ हो गए। वंडरफुल, ये तो रियली रोमांस है, बिल्कुल ही ड्रीम लाइक कि 10 दिन में, एक दिन में आप डिसाइड करते हो, 10 दिन में शादी हो जाती है। बिल्कुल। तो कैसा रहा मेधा जी के साथ आपका? बहुत खूबसूरत, करीब 22 साल, बहुत ही खूबसूरत। और मैं समझता हूँ कि कोई एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा कोई मनमुटाव हुआ हो, कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ। हमारे पास हम रहते थे शिवाजी पार्क में, एक फ्लैट वर्सोवा में था। हम वो इसलिए था कि कभी लड़ाई होगी तो कोप भवन कभी नहीं हुआ, कोप भवन कोप वो भवन था। कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब गए दोनों साथ गए। वंडरफुल। ये आपका एक कॉमन बॉन्ड था, बिकॉज आई नो कि मेधा वाज वेरी 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 फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, और वो सीखती भी थी, कुछ सालों उन्होंने ट्रेनिंग भी ली। पंडित जी से। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि मेधा जी ने उसको परस्यू क्यों नहीं किया? शादी के बाद उन्होंने सॉर्ट ऑफ छोड़ ही दिया म्यूजिक। असल में शादी के थोड़े वक्त के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और काफ़ी चीज़ें उसे छोड़नी पड़ी। जैसे उसको स्विमिंग का बहुत शौक था, पहले मैं स्विमिंग के लिए रोज़ जाती थी, वो भी छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ हर इलनेस, क्योंकि उसके इन्फेक्शन आ सकता था। उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी जी। तो कोई भी इन्फेक्शन और तबीयत बिगाड़ सकता था। तो उससे उसका म्यूज़िक भी छूटा और काफ़ी और शौक उसके छूट गए। लेकिन मैं हमेशा उसका साथ देता था। हम प्रोग्राम में इधर उधर जाते थे, बैठते थे, कोशिश करते थे कि अगर कुछ चीज़ छूटी हैं तो कुछ खूबसूरत चीज़ें ऐड भी कर दूं ज़िंदगी में उसके। खाने का आपको बहुत शौक है? बहुत बहुत शौक। अभी क्या मिलने वाला? मैंने ऑर्डर किया हुआ है वैन में। इसके बाद हम जाके खाना खाने वाले हैं। तो मेधा जी खुद अपने हाथ से भी कुछ बना के आपको खिलाती थी? क्योंकि मुझे पता उनको कुकिंग का बहुत शौक था। बहुत, उसने मुझे बहुत खाना खिलाया है हाथ से बना के। मैं तो वेजिटेरियन बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अच्छा नॉन वेजिटेरियन हो तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। और वो बड़ा अच्छा
काली मिर्च चिकन बनाती थी, ग्रिल्ड करके तंदूरी, तो बहुत अच्छा बनाती थी और मैं उसको बड़े चाव से खाता था। तो उसने हमको खाना भी प्यारा खिलाया। कुछ और बातें करेंगे आपके और मेधा जी के बारे में, लेकिन इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। मैं हूं किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं अनूप जलोटा जी से। तो अनूप जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मेधा जी के और आपकी। तो मेधा को मैं बहुत, आपको जानने से पहले भी मैं मेधा को, मुझे मालूम है, बिकॉज हम सेम कॉलेज में थे दिल्ली में, और हम दोनों बॉम्बे आए और मेरी उनसे बहुत सालों तक मुलाकात रही। बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही कंसिडरेट, सुलझी हुई और आर्ट लवर इन एवरी फॉर्म, थिएटर हो या गाने हो या उनको सब चीज़ें बहुत पसंद थी। तो आपको लगता है कि वो आपकी सोलमेट थी किसी तरीके से? मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया कि मेधा का तुम्हें ध्यान रखना है, एक जॉब दी मुझे कि ये तुम्हें काम करना है, इसलिए वो मेरी ज़िंदगी में आई और मैंने बहुत प्यार से उसको संभाला। जो जो उसकी ज़रूरतें थी वो पूरी करी और जितना उसको रहना था मैंने पूरा वो समय उसको प्यार से दिया। कितने साल ये जर्नी रही जो कि बहुत ही टफ ये रही? 15 साल की बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी। 15 साल तक। लेकिन वो 15 साल बहुत प्यारे थे क्योंकि वो 15 साल हम लोग बहुत नज़दीक रहे, बहुत साथ में। मैं तो हॉस्पिटल में रहता था, जहाँ भी उसको जाना होता था मैं साथ जाता था, साथ में रहता था। वो 15 साल में अपने करियर को बिल्कुल साइड में रख कर उसको सोचा ही नहीं मैंने कि मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल सोचा ही नहीं। मतलब इतना ज़्यादा मैं उसमें रम गया था। एक आपको किस्सा बताता हूँ कि एक बार वो 3 महीने तक एक उसको इन्फेक्शन हो गया था और समझ नहीं आ रहा था क्या है, तो न्यूयॉर्क में एक हॉस्पिटल में थी, तो मैं भी वहीं था और 3 महीना में रोज़ बस रूम में सुबह जाता था, रात तक रहता था, बाहर आ जाता था, फिर सुबह जाता था, फिर रात को रहता था, बाहर आ जाता था। तो वो मोनोटनी ऐसी हो गई थी कि एक डॉक्टर आए, उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मुझे मेरा नाम याद नहीं था, वो मैं भूल चुका था। हाँ। मुझे कुछ 1-1.5 घंटा लगा मुझे अपना नाम याद करने में कि मेरा नाम क्या है। हाँ। तो ऐसी सिचुएशंस भी मैंने झेली हैं, लेकिन एक वो सेट हो गई थी लाइफ की, सुबह जाना है, शाम तक उसके साथ रहना है, उसके साथ पूरा गुजार, जब वो सो जाए तो वापस आ जाना है। अपने को भूल गए थे। तो मुझे कुछ ऊपर वाले ने हुक्म किया होगा कि ये तुम्हें करना है और मैं उसमें लगा रहा। आपको जब पहली बार ये पता चला कि मेधा जी के जो हार्ट की प्रॉब्लम है, दैट इज़ मेजर, तो पहला रिएक्शन क्या था? मेधा जी का क्या रिएक्शन था? नहीं, मेधा ने मुझे पहले ही बताया था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो लेकिन मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। तो उन दिनों हम लोग समझते थे हार्ट की प्रॉब्लम में मतलब कि किसी को बाईपास होगा, हमने सोचा भी नहीं था कि हार्ट ट्रांसप्लांट भी होते हैं। आज भी किसी को कहो हार्ट ट्रांसप्लांट तो वो पूछते हैं कि कितने ब्लॉकेज थे, लोगों को पता नहीं है कि हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है। हाँ। तो उन दिनों तो और भी बिल्कुल 15 साल पहले। लेकिन वो बहुत ऐसी जिंदा दिल, जैसे कहते हैं कि उसके अंदर जो दिल था उसमें चाहे तकलीफ हो लेकिन वो बड़ी जिंदा दिली से उन्होंने कभी ये शो नहीं किया कि मैं बीमार हूँ, और सब कुछ ज़िंदगी में किया है, गुजारा है, मज़े किए हैं। हम लोग हॉलीडेज़ पे भी जाते थे, मज़े करते थे, और फिर उसने एक इतना अच्छा हमको बेटा दे दिया। बिल्कुल, आर्यमन। जी हाँ। तो आर्यमन के बारे में बताइए, जब आप बच्चा प्लान कर रहे थे तो वर देयर एनी हेजिटेशन कि मेधा जी की हेल्थ की वजह से कोई रेपरकशंस आ जाएं या कुछ ऐसा कुछ था, या इट वाज एक्चुअली कुछ ऐसा था कि मेधा को ऐसा विश्वास था कि वो कंसीव नहीं कर सकती जब तक एक कोई सर्जरी ना कराई जाए, तब तक नहीं, कुछ ऐसा था। लेकिन एक दिन उसको अचानक पता लगा कि शी इज़ प्रेग्नेंट, और वो इसलिए हुआ कि जब इंसान अंदर से खुश हो, पूरी तरह सुखी हो, तो सारा कुछ क्लियर हो जाता है, सारे ट्यूब्स खुल जाते हैं। और वो शी वॉज सो सरप्राइज्ड कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई।
तो मैंने कहा इसलिए हो गई कि तुम अंदर से खुश हो, तुम अंदर से पूरी तरह संतुष्ट हो, तो ऐसे मौके पे अनहोनी चीज़ें हो जाती। तो ये बताइए कि आर्यमन को आपने म्यूज़िक के फील्ड में उनको इंटरेस्ट नहीं है, जबकि आपका घराना जो है वो म्यूज़िक फील्ड का है, लेकिन आर्यमन थोड़ा इंटेलेक्चुअल हैं और पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और इस वक्त अमेरिका में पढ़ रहे हैं। तो आपको कभी ऐसा फील होता है कि मेरा बेटा मेरी लेगेसी जो है उसको आगे नहीं ले जा रहा? देखिए, हम 5 भाई बहन हैं, सिर्फ मुझे म्यूज़िक मिला है, बिल्कुल, और सब लोग तो नहीं गाते, सबको शौक़ है। इसी तरह आर्यमन को शौक़ है, लेकिन उसको वो टैलेंट नहीं मिला है जिसके बगैर ये बात नहीं बन सकती। वो मैंने शुरू से पहचान लिया था कि उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है, लेकिन उसको पढ़ाई का बहुत शौक़ है, तो मैंने उसको हमेशा इनकरेज किया कि तुम करो। तो हमेशा वो टॉप करता रहा है अपने स्कूल्स में, और आज प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में पढ़ रहा है, और वहाँ भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में उसका नाम है। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि एक ही फील्ड में सब आएँ, वो इसमें नाम करेगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, एंड ऑल द बेस्ट टू हिम। कोई एक ऐसा गाना सुनाइए जो मेधा को बहुत 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 पसंद। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, अब तू मोह पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। ये सुन के उसके आंखों में आंसू आ जाते थे हमेशा। उनको जगजीत सिंह की गज़लें भी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत पसंद, बहुत सुनती थी। तो वो उसमें से कोई उनकी जो फेवरेट गज़ल हो वो हम सुनना चाहेंगे। आपको सुनाता हूँ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आंखों में नमी हंसी लबों पर, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। ब्यूटीफुल। तो अनूप जी, आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे पर्सनल लाइफ में, इमोशनली ट्रॉमा, इतने साल मेधा जी की बीमारी। तो अल्टीमेटली जब मेधा जी नहीं रही, वो पीरियड, वो फेज़ आपने कैसे अपने आप को संभाला? हमको एक्चुअली विश्वास ही नहीं था कि वो चली जाएगी। डॉक्टर्स पूरे कॉन्फिडेंट थे शी विल कम बैक सर्जरी के बाद, और मुझे भी विश्वास था, हमारे पूरे फैमिली को विश्वास था, सब दोस्तों को विश्वास था, क्योंकि इसके पहले उसका एक हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था 13 साल पहले। शी केम आउट ऑफ इट। 13 साल इतने अच्छे गुजारे, और ये सेकंड उसका हार्ट ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट साथ में हो रहा था।
तो जब वो हो रहा था तो उसी में लिवर फेल हो गया, तो वो नहीं रह पाई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, हम दोनों ने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। और अगर किसी के 50-60 साल शादी के गुजरे होंगे तो वो इतने खूबसूरत नहीं होंगे जितने हमारे रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत प्यार से बिना किसी मनमुटाव के बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं उसके जाने का, वो हमारे साथ ही है। और आर्यमन ने कैसे इस बात को लिया? आर्यमन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय। इमोशनल तो है, क्योंकि उसको प्रिंसटन तक पहुंचाया है मेधा ने। मैं, मेधा और आर्यमन अमेरिका गए, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पर उसका रूम वगैरह सेट किया। मेधा ने, हमने उसको वहाँ एडमिट कराया, वहाँ उसका शुरू हो गया पढ़ना। और मेधा हॉस्पिटल चली गई, फिर नहीं आई। तो शायद इसीलिए उसने अपनी ज़िंदगी तब तक बचाई हुई थी कि उसको सेट करके चली जाए। और आपने कैसे डील किया उनके जाने के बाद? मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका जो प्यार है, उसका जो साथ है, वो हिम्मत देता है। रोज़ उसकी सुबह शाम हम याद करते हैं। घर उसने सजाया था, एक एक चीज़ घर की हम दोनों ने मिलके की है। अगर एक कर्टन भी लगाया है तो हम दोनों डिसाइड करते थे, एक सोफ़ा भी बना है तो दोनों डिसाइड करते थे। हर चीज़ साथ में की है, तो हर चीज़ में वो मुझे नज़र आती है, तो मैं हर जगह उसे पाता हूँ। बहुत खूब। कुछ बातें आपके करियर के बारे में और आप आगे क्या करना चाहते हैं हम ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और आज हम बात कर रहे हैं अनूप जलोटा जी से। तो अनूप जी, फैमिली की बातें होंगी, अब कुछ आपके करियर के बारे में भी आगे बात करते हैं। तो आपने सिर्फ गाया ही नहीं है, आपने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की और फिलहाल आप कर रहे हैं। कोई फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई है लेकिन उनमें से, तो बताइए ये शिफ्ट फ्रॉम सिंगिंग टू एक्टिंग कैसे हुआ? कुछ लोग मुझे हरफन मौला बोलते हैं। ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता क्या है कि म्यूज़िक तो हम रोज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा मोनोटनी तोड़ने के लिए कुछ और करना, एक्टिंग कर ली। और ये जो प्रोडक्शन का जो कीड़ा है ना जी, वो सबके दिमाग में होता है। नहीं, फिर क्यों, आपको क्यों कीड़ा? आप इतना अच्छा गाते हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन क्यों करना चाहते हैं? मैं बताता हूँ हाँ जी। क्यों होता है। जिसकी साबुन की दुकान होती है जी, वो सोचता है यार मेरी साबुन की फैक्ट्री हो। तो आपकी एंटरटेनमेंट है, आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी होनी चाहिए। होना चाहिए। तो मैं फिल्म में गाता हूँ, फिल्म में म्यूजिक देता हूँ, तो यार फिल्म भी मेरी होनी चाहिए। हाँ, ये कीड़ा सबके अंदर, प्रोडक्शन का कीड़ा। जो पत्रकार होता है जी, उसके अंदर होता है मेरा अपना अखबार होना चाहिए जी। तो ये है ही है। तो आपने 3-4 फिल्में आप बना हाँ, चुके हैं, मैंने उसमें से कौन कई सी बनाई। फिल्म सक्सेसफुल उसमें रही? तेरे मेरे फेरे जो हाँ। मैंने और केतन मेहता ने मिलकर बनाई थी, जी, अच्छी फिल्म बनी थी। उसके पहले एक फिल्म थी निशान, उसके पहले थी हम दीवाने प्यार के, अब आ रही है हैप्पी सिंह, उसके बाद आएगी ब्लैक बर्थडे, फिर आएगी केस नंबर 405, और एक फिल्म में मैंने अभी एक्टिंग की है, सत्य साईं बाबा का काम किया। ओह लवली। और वो मैं बिल्कुल सत्य साईं बाबा लगता हूँ, मतलब कमाल का। और आपको एक कमाल की बात बताऊँ कि मैं बाबा के बहुत क्लोज था, तो वो मुझे कहते थे छोटे बाबा कैसे हो, तो मैं उनसे कहता था आप मुझे छोटे बाबा क्यों कहते हैं, तो कहते थे एक दिन पता लगेगा। तो देखिए मुझे छोटे बाबा, मुझे काम मिला एक्टिंग करने। तो उसमें आपने गाने भी गाए होंगे नेचुरली? मैंने गाया भी है। तो कुछ वो उसमें से कुछ सुना दीजिए। उसमें से कुछ सुना देते हैं। उसमें हमने वो भजन गाए हैं जो हम लोग नाम संकीर्तन जो वहाँ गाते हैं वो गाए। लेकिन मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ जो मेरे मन के बहुत करीब है, और मैं जब वो गाता हूँ तो मैं भी खुद भी रो देता हूँ गा के। आज काश ऐसा ना हो। क्यों ना हो? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर
तब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मेधा को साथ लाना, जब प्राण तन से। बहुत खूब, बहुत खूब। भावुक हो जाता हूँ। आई नो। एक्टिंग और सिंगिंग, प्रोडक्शन, ये सब आप कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा झुकाव आपका किसकी तरफ है? सिंगिंग? देखिए, सिंगिंग में भी कई चीज़ें हैं, हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं, लेकिन जो ख़ास मज़ा आता है वो लाइव कॉन्सर्ट का आता है। ये सामने ऑडियंस बैठी हो, हम गा रहे हैं, वहीं से वाह वाह, रिएक्शन इमीडिएटली मिलता है, वो जो अप्लॉज है वो है, वो एक नशा है। तो हमेशा हम इस इंतज़ार में होते हैं कब मौका मिलेगा कि एक रिसेप्टिव ऑडियंस के सामने हम गाएं, तो वो मज़ा, नशा है। फिल्मी गानों के बारे में क्या कहेंगे? बहुत खूबसूरत। हर समय फिल्मी संगीत ने अपना एक मुकाम बनाया है। आज का भी जो फिल्म संगीत है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपने फिल्म के मुताबिक है। अब अगर फिल्म है दबंग, तो दबंग में मन तड़पत हरिदर्शन को आज तो नहीं लगा सकते, उसमें मुन्नी बदनामी चाहिए। तो उसके लिए मुन्नी बदनाम बनाएगा। तो हर फिल्म के मुताबिक संगीत, कैरेक्टर्स के मुताबिक और स्टोरी के मुताबिक, और बिल्कुल सही बनता है, क्योंकि वो फिल्म को आगे ले जाता है। पर अनूप जी, आपने बहुत ज़्यादा फिल्मी गाने नहीं गाए ना? मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा शौक था नहीं फिल्म में गाने का। थोड़ा बहुत था, थोड़े कुछ गाए मैंने गाने, लेकिन मेरे मन में हमेशा था कि मैं नॉन फिल्म म्यूजिक में काम करूं, और मैंने वो किया। तो कोई फिल्मी गाना हमें सुना दीजिए। मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ जी। 2 लाइन मैंने गाई थी और ये बहुत पॉपुलर हुई। फिल्म थी एक दूजे के लिए। कोशिश करके देख ले दरिया सारे, नदियां सारी, दिल की लगी नहीं बुझती, बुझती है हर चिंगारी। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ऐ प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। ब्यूटीफुल। ये क्या फिल्म चली थी, माय गॉड, इतना क्रेज था इस फिल्म का, और गाने भी बेहद चले, बेहद चले। अच्छा, बचपन से आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सामने आपने गाया है, क्योंकि आप भजन गाते थे और गाने गाते थे, तो कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा है आपका? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहा है, लेकिन एक इंटरेस्ट ज़रूर है कि कोई ऐसा मुझे डिपार्टमेंट मिले जिससे कि मैं कला जगत में सेवा कर सकूं। तो शायद उसी लिए मुझे प्रसार भारती का बोर्ड मेंबर बनाया गया है जी। और मैं कला जगत में सेवा करूंगा, और इसी तरह का काम मैं आगे भी करना चाहते हैं। समाज सेवा का भी भाव आप में हमेशा रहा है, तो उस क्षेत्र में आपने क्या किया है? एक फाउंडेशन है हमारी, जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन, उसके माध्यम से हम कुछ गरीब बच्चों को मदद करते हैं, किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए वो करते हैं, फिर बड़े बड़े कलाकारों को हम अवार्ड देते हैं। एक पिताजी के नाम का अवार्ड है, एक पंडित हरिओम शरण जी के नाम का अवार्ड है, एक रविंद्र जैन जी के नाम से अवार्ड शुरू किया है, और इसी साल हमने एक मेधा के नाम से अवार्ड शुरू किया है, क्योंकि मेधा को क्लासिकल डांसेस का बहुत शौक था। तो जो कोई ब्राइट नया डांसर कोई आ रहा हो तो उसको हम अवार्ड देंगे। तो इस साल मेधा के नाम का भी अवार्ड दे रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं थोड़ा और मैच्योर्ड सिंगिंग करूँगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 3 साल पहले मुझे पद्मश्री मिला था जी। तो मैं उस वक्त बॉम्बे एयरपोर्ट पे खड़ा था और इंदौर से आया था, बेल्ट से अपना सामान उठा रहा था, तो मुझे फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन लिया, तो होम मिनिस्ट्री से फ़ोन था। उन्होंने कहा जी आपको खुशी होगी कि हम इस बार आपको पद्मश्री दे रहे हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं? तो मैंने कहा ज़रूर एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर मैंने सबसे पहला फ़ोन अपनी माँ को किया
कि आपको बड़ी खुशी होगी कि मुझे इस साल पद्मश्री मिल रहा है। तो वो कहने लगी कि बहुत खुशी की बात है, अब तुम जरा ठीक से गाना। हमें मदर्स तो मदर्स ही होंगी। तो आगे 5 साल में भी हम यही सोचते हैं कि और अच्छा गाएंगे, ठीक से गाएंगे। जो पहले ठीक नहीं गाया उसको ठीक कर लेंगे। अच्छा, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आपका नाम आया है। मुझे- किस वजह से है ये बताइए। मुझे क्या एक बार 49 गोल्ड और प्लेटिनम डिस्क एक साथ मिले थे, और पंडित रविशंकर आए थे अमेरिका से खास वो मुझे प्रेजेंट करने। उन दिनों एल्बम की सेल बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आजकल तो हाँ, बिकते अब तो नहीं है, सब डाउनलोड हो जाते हैं और लोग ज़्यादातर डिजिटल सेल हो गई है, जी, वो फिजिकल जी, सेल तो जी। बंद हो गई। हाँ। तो जिन दिनों फिजिकल सेल होती थी तो 49 गोल्ड और प्लेटिनम मल्टी प्लेटिनम डिस्क मिले मुझे एक समय पर। तो उस वक्त जो हाईएस्ट था वो एल्विस प्रेस्ली का था, कुछ 43। जी। तो मुझे 49 मिले थे, तो फिर एक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया था। तो हाँ। मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा होती है तो ये चीज़ें हो जाती हैं। वैसे भगवान की आप पर बहुत कृपा रही है, आज भी है। बिल्कुल है। बहुत सारी बातें करनी है, मुझे लगा आपके साथ पार्ट 2 करना पड़ेगा। लेकिन करेंगे। इस वक्त क्योंकि समय हमारे पास जरूर बहुत करेंगे। कम है, पहले तो मैं रैपिड फायर करूंगी, जरूर। उसके बाद मैं आपसे कुछ बात ज़रूर करना चाहती हूँ। Sure. तो आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट क्या है? हारमोनियम। ओके। और फेवरेट भजन? ऐसी लागी लगन। ओके। आपके दिल में पिता का स्थान? ईश्वर। किसे चूज करेंगे, एक्टिंग या सिंगिंग? सिंगिंग। फेवरेट मूवी? शोले। ओ आपकी हॉबी? रमेश जी को बता दीजिएगा। बिल्कुल बताऊंगी। आपकी हॉबी क्या है? अच्छा खाना खाना। आपका मोस्ट लवेबल पर्सन? माई सन आर्यमन। ओके। बॉलीवुड का फेवरेट सॉन्ग? बेबी डॉल। रियली? आई लव दिस सॉन्ग। इट इज अ वो नाइस। मेरी स्टूडेंट है। अच्छा। कनिका कपूर। Okay. 12 साल की उम्र से जी। वो मेरे साथ प्रोग्राम करती रही है। अच्छा। तो she is ओह like my baby. वंडरफुल वंडरफुल। फेवरेट फूड? चाइनीज। सुबह सुबह आपका फेवरेट राग कौन सा है आपका? सुबह हम राग भैरव गाते हैं। ओके, तो ये 10 सवाल थे और आपने फटाफट जवाब दे दिए। और अब मैं जाते जाते आपसे ये ऑटोग्राफ बुक तो ज़रूर साइन करवाऊंगी, मुझे ही वहीं आना पड़ेगा क्योंकि मैं आपसे उसके बाद एक भजन सुनने वाली हूँ। अच्छा। तो नॉर्मली हमारे जो गेस्ट हैं वो यहाँ आते हैं, लेकिन नहीं, इस मैं भी बार आ मैं एक सकता हूँ, एक्सेप्शन मैं नहीं खुद आ नहीं सकता नहीं हूँ, हाँ। क्योंकि इसके बाद आप एक भजन ज़रूर हमें सुनाइएगा जरूर एंड में। जरूर जरूर सुनाएंगे। तो अनूप जी, जाते जाते भजन। जरूर। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। मद में हमेशा मैं राह चूर चूर, मंदिरों से भगवन में राह दूर दूर। किसी से ना बोले मैंने दो मीठे बोल रे, किसी से ना बोले मैंने दो मीठे बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। बहुत खूबसूरत।